मेरा पति विदेश में रहता था। मैं और मेरी सास घर में अकेले रहते थे। मेरी सास विधवा थी। वो रोज़ाना शाम को खाना बनाकर ले जाती और कहती कि किसी अनाथ को दे आती हूँ, तुम्हारे ससुर को पुण्य मिलेगा। एक दिन सास बेहोश हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी सास गर्भवती है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सास का पीछा किया तो सास एक पुराने घर में गई। वहाँ जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी सास मेरा मैं अपने मामा के घर में रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई ना था। मामू ने जो पहला रिश्ता मेरे लिए आया उसके लिए हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी भी बेटियां शादी के लिए बैठी हुई थी। तो झटपट मेरी शादी निपटा दी और मैं उनकी बेटियों से ज़्यादा खूबसूरत थी। इसीलिए मामी को ये खौफ था कि कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरे लिए ना आ जाए। इसीलिए मेरे लिए जब अभिजीत का रिश्ता आया तो मामी ने मामा के कान भरे और जल्दी-जल्दी ऐसी शादी कर दी मेरी, जैसे मैं घर से भाग जाऊँगी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन मेरी शादी होते ही पैसों की कमी का सामना करना पड़ गया था उनको, क्योंकि मेरी शादी में अच्छा खासा खर्चा हो गया था। मेरी शादी मेरी पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफ़ी कर्ज़ा ले लिया था। इसीलिए वो कर्ज़ा उतारने के लिए उनको विदेश जाना पड़ा ताकि वो कुछ पैसे जमा करके आ जाएँ। कर्ज़ा भी उतर जाएगा और अच्छे तरीके से गुज़र-बसर भी हो जाएगा। उनके कागज़ात पहले ही बने हुए थे, इसीलिए वो कमाने के लिए दुबई चले गए, जहाँ पर मेहनत मज़दूरी करनी थी उन्हें। अभी मेरी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि मेरा पति देश से बाहर चला गया और मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था। मैंने अपने पति के साथ ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़ारा था। अभिजीत ने मुझसे कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, थोड़ा-सा सब्र करना। पैसों की परेशानी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ़ शादी ही नहीं, अपना घर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम किराए के घर में रहते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना घर हो? इस तरह की बातें करके अभिजीत ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके जाने की खबर सुनकर मैं काफ़ी दिनों से उदास थी। फिर मैंने सोचा कि वो ठीक ही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। इसके बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, तो हम एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति की तो मैंने देश से बाहर विदा कर दिया था, लेकिन अब इस घर में मैं और मेरी सास रह गई थी। इस थोड़े से समय में मेरे सास से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अपने पति के लिए साथ वक़्त गुज़ारने के लिए बहुत कम वक़्त है। इसीलिए शादी से लेकर अब तक का सारा समय दिन-रात मैंने अपने पति के साथ ही गुज़ारे थे। अपनी सास के साथ बैठने और बात करने का तो मुझे ना वक़्त मिलता था, ना ही फ़िलहाल कोई ज़रूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बनाकर देती थी और वो चुपचाप खा लेती थी। मेरी सास सारा दिन और सारी रात क्या करती रहती थी, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जबकि मेरे पति चले गए थे, तो घर में मैं और मेरी सास थे, इसीलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मेरी सास कुछ अजीब-सी थी। वो आम सासों की तरह नहीं थी। काम न करने पर मुझे कुछ नहीं कहती थी, खामोशी से खुद काम कर दिया करती थी। मुझे अगर जागने में देर हो जाती, तो वो नाश्ता बना दिया करती थी। मेरे मैले-कुचले कपड़े धोने लग जाती। इन तमाम बातों से मुझे खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि गुस्सा आने लगा था। एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं कि आपकी बहू को काम नहीं आता, दिन चढ़े सोई रहती है, अपने कपड़े नहीं धो सकती है, सफाई नहीं कर सकती है। दूसरे शब्दों में तो आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं मोहल्ले भर में। मेरा इतना सा कहना था कि इसके बाद मेरी सास ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। अब अगर हफ्तों में मेरे कपड़े मैले-कुचले पड़े रहते, तो वो नहीं धोती थी। अगर मैं देर से जागती तो चाय नाश्ता नहीं बनाती थी, सिर्फ़ वो अपने लिए बनाती थी। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई थी। उन्होंने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए। फिर कुछ दिन बाद एक अजीब-सी बात होने लगी। मैं जब भी खाना बनाती तो वो मुझसे कहती कि एक आदमी का खाना ज़्यादा बना देना। मैंने पूछा कि घर में तो सिर्फ़ हम दोनों ही हैं, तो फिर 3 आदमी का खाना क्यों?
तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे ससुर जीवित नहीं हैं, इसीलिए मैं उनको खाना किसी गरीब को दूंगी ताकि उनको पुण्य मिले। अपनी सास की बात सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे, उन्होंने कभी तो मेरे ससुर को खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात ये थी कि वो दिन का खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात को देने लगती थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उभरने लगे थे, लेकिन मैंने पूछना सही नहीं समझा। जबकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो पहले भी खाना देती रही हो। मैं तो अपने पति में मग्न थी। मैंने कभी देखा भी नहीं कि उन्होंने रात को खाना दिया है किसी गरीब को कि नहीं, लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। उनके पति के गुजरे 2 साल हुए थे और वो उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही है, तो ये अच्छी बात थी। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसा काम करती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी थी, और अपनी सास को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो एक रूखी सूखी सी औरत लगती थी, जिसे किसी भी चीज़ की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे उनमें कोई खास अच्छाई नज़र नहीं आई, लेकिन ये बात मुझे अच्छी लगी थी और मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मेरी नई-नई शादी हुई थी और मुझे अपने पति से मोहब्बत थी और मैं उनको याद करती थी, तो मैं अपनी सास का दर्द महसूस कर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने पति से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि वो थोड़े समय के लिए मजबूरन देश से बाहर गए हैं, तो मेरा ये हाल है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे। ऐसी बात सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगता था, और फिर मुझे मेरी सास से हमदर्दी होती चली गई। अब हर वो औरत जिसे अपने पति से बहुत मोहब्बत हो, मुझे वो औरत अच्छी लगती थी। और जो औरतें बिना वजह अपने पति की बुराइयां करती थी, मेरा उनके पास बैठने को भी दिल नहीं करता था। मेरी सास रोज़ खाना लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफ़ी देर तक बाहर ही रहती थी। यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी, लेकिन मुझे जागना होता था, क्योंकि मुझे अपनी सास के लिए दरवाज़ा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपनी सास से कहा कि आप खाना देने जाती हैं तो इतना वक्त क्यों लगाती हैं? मैं जल्दी सोने की आदी हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे ही अभिजीत के फ़ोन कॉल का वक्त होता है। मेरी सास ने कहा कि गरीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। आगे से सो जाया करो और मेरी फिक्र छोड़ दो तुम। मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी और चाबी भी अपने पास रखूंगी। सास की ये बात सुनकर मुझे सुकून आ गया था, यानी मेरी समस्या का हल हो गया था। अब मैं बेफिक्री से सो सकती थी। मेरे पति की वहाँ पर नाइट ड्यूटी थी, इसीलिए वो रात में मुझसे बात नहीं करते थे और मैं जल्दी सो जाया करती थी। हमारी बात सुबह को होती थी और उसके बाद दिन में कई बार होती थी। मैंने सोचा कि सास अकेली बोर होती है, इसीलिए वहाँ रोज़ पड़ोस की औरतों के घर जाकर बैठ जाया करती हूँ, और मुझे उनके जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। ना वो मेरे मामले में दखल देती थी और ना ही मैं उनके मामले में। अब तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है जो कि मुझे कुछ नहीं कहती, वरना शादी से पहले तो सबने सास का ऐसा रूप मेरे दिमाग में बना दिया था कि मुझे बहुत डर लगने लगा था। न जाने मेरी सास कैसी होगी। जिंदगी ऐसी ही चल रही थी कि एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, और मैं जो इतने दिन से दिल ही दिल में अपनी सास की तारीफ़ें कर रही थी, उनसे मुझे एक पल में ही नफरत महसूस होने लगी थी। वास्तव में मेरी भोली भाली दिखने वाली सास अंदर से इतनी शातिर होगी, मुझे भी मालूम नहीं था। मैं तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी जैसे वो पापों से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अच्छाई का चादर ओढ़ रखा है और जो हकीकत है वो उसके बिल्कुल विपरीत थी और बहुत ही खौफनाक। ये सब कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ये हकीकत जानकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि मैं अपने पति को ये सब कुछ बता दूं। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी जो मैं किसी को बताती? मैं तो अपने आप से दोहराते हुए शर्मसार हो रही थी। भला मेरी बूढ़ी सास इस तरह कैसे कर सकती है? लेकिन जब मैंने गौर किया तो इतनी बूढ़ी नहीं थी। मेरी सास ने कहा था कि उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र 14 साल थी। ये कोई हैरानी की बात नहीं है, वाकई में ऐसा होता था। और अब मेरी सास 40 साल से
कुछ ऊपर होंगी, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था कि उन पर बुढ़ापा आ गया है। लेकिन कुछ दिन से मैंने देखा था कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी थी। एक दिन अचानक वो मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी तो मैं परेशान हो गई। उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने पर वो जल्दी होश में आ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर हो गया है। ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैंने रिक्शा पकड़ा और उनको पास के अस्पताल लेकर चली गई, पर आते ही वो एक बार फिर से बेहोश हो गई। मैं परेशान हो गई कि आखिर उनको हुआ क्या है। शायद वाकई उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया है, या गर्मी भी तो है। डॉक्टर ने कहा कि इनके कुछ टेस्ट करेंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम का इंजेक्शन दिया और उनके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए। उनके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए, लेकिन अगली सुबह जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरी सास प्रेग्नेंट थी। ये देखकर तो मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से वो रिपोर्ट छुपा दी। मेरी सास की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद वो हर रोज़ खाना लेकर जाती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, किस तरह का ड्रामा कर रही है ये औरत। इनकी पति से मोहब्बत देखकर बहुत प्रभावित हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती है। यकीनन खाना भी उसी को देती होगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती होगी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना निकाल कर जाती थी कि जो 2 लोगों के लिए काफ़ी होता था। पहले मैंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि बात ही ऐसी थी। मैंने फैसला किया कि इस बात का पता लगा कर रहूँगी कि आखिर मामला क्या है और मेरी सास रोज़ाना रात को कहाँ जाती है। मैंने सोचा कि मैं सारे पक्के सबूत इकट्ठे करूँगी, इसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊँगी। मेरे पति को भी पता चले कि उसकी माँ ने कितनी अजीब हरकत की है। इंसान जवानी में ऐसी गलती करता है तो बुढ़ापे तो बात समझ में आती है, लेकिन बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हुए मेरी सास को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि वो पल पल मौत के करीब हो रही है। वैसे तो मौत हर वक्त इंसान के सर पर होती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बुढ़ापा मौत का संकेत होता है। उम्र के इस हिस्से में दाखिल होते हुए मेरी सास को पूजा पाठ में मग्न होना चाहिए था। इस हिस्से में आकर वो इस तरह का काम कर बैठी। मैंने सास का पीछा करने की ठान ली। सोचा कि आज रात जब वो खाना लेकर बाहर जाएगी तब मैं उनके पीछे जाऊंगी। लेकिन मुझे याद आया कि वो ताले की चाबी लेकर जाती थी और बाहर से ताला लगा कर जाती थी, क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा था कि मुझे जल्दी नींद आ जाती है। उनका इंतज़ार करते हुए मुझे देर हो जाती है। मैंने अपनी सास से कहा कि वो आज के बाद बाहर से ताला लगा कर ना जाया करे। मुझे डर लगता है कि कहीं घर में आग वगैरह लग गई तो मैं कैसे बाहर निकलूंगी। मेरी ये बात सुनकर सास के चेहरे का रंग फीका हो गया। मैंने महसूस किया कि मेरी यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। जैसे ही मेरी सास खाना लेकर बाहर गई तो मैंने अपनी पुरानी चादर उठाई, जो कि शादी से पहले मैं इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद भी इस चादर को यादगार के तौर पर अपने साथ ले आई थी। इस चादर का इस्तेमाल मैंने इसीलिए किया था ताकि सास मुझे पहचान ना सके, वरना जो चादर मैं रोज़ इस्तेमाल करती थी उनसे वो बखूबी पहचान सकती थी कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। रात के 9 बज रहे थे और गली सुनसान हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वाले जल्दी से सोने के आदी थे। मैं इस तरह से सास का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा भी शक ना हो कि कोई उनके पीछे है। वो शायद अपनी धुन में चलती जा रही थी। खाना हाथों में थामे हुए चलते चलते वो बहुत दूर आ गई थी। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वो एक पुराने घर में घुस गई जो बहुत ही टूटा फूटा सा था। मुझे डर था कि अंदर घुसते ही कहीं वो दरवाज़ा बंद ना कर दे, लेकिन जब मैंने पीछा किया तो देखा कि दरवाजे में तो कोई कुंडी ही नहीं थी। यानी कि वो घर इतना पुराना और टूटा फूटा था कि उसके दरो दीवार भी इस बात के गवाह थे। मैं दबे पांव इस घर के अंदर घुसी तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर मेरी ही सास का हम उम्र एक शख्स मौजूद था, और मेरी सास उसे बहुत खुशहाल माहौल में बातें कर रही थी, बल्कि अपने हाथों से निवाले बनाकर उस शख्स को खिला रही थी। ये दृश्य देखकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था कि ये सब क्या हो रहा था।
यानी कि मेरी सास रोज़ाना मुझसे झूठ बोलकर जाती थी कि वो गरीब बच्चों को खाना देने जाती है, जबकि वो यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर आकर न सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाती है, बल्कि उससे खुश होकर बातें भी कर रही थी और काफ़ी वक्त लगाती है। यहाँ तक कि मैं सो जाती हूँ और जब मैं पूछती हूँ तो कहती है कि मोहल्ले की औरतों के साथ बैठती है। और मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैंने उस सब बातों पर ध्यान देना तो दूर की बात है, कभी सास पर ज़रा-सा शक भी नहीं किया था। और मैं उसको एक अच्छी औरत समझ रही थी जो अपने पति की वफ़ादार है और उनके पुण्य के लिए खुद गली से बाहर आकर गरीबों को खाना देती है। लेकिन अब बात सिर्फ़ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी, ना ही किसी अनजान शख्स से बातें करने की हद तक थी, बल्कि बात तो इससे भी आगे बहुत निकल चुकी थी। मेरी सास तो गर्भवती हो चुकी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया कि यही वो शख्स है जिसके साथ मेरी सास का कोई चक्कर है। इसी वजह से वो खाना देने के बहाने यहाँ आती है। अब ये आदमी कौन है मैं नहीं जानती। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं वहाँ जाकर उन दोनों के मुँह पर उन्हें बुरा भला कहूँ। फिर मुझे ख़्याल आया कि वो दोनों कहीं मुझे नुकसान न पहुँचा दें और मैं पीछे अपना घर भी खुला छोड़कर आई थी, कहीं चोर न घुस जाए। मुझे यह फ़िक्र थी। जैसे ही मेरे दिल में चोर का ख़्याल आया, मैं तुरंत वापस आ गई, क्योंकि वहाँ पर मेरे ज़ेवरात भी पड़े थे और कुछ कीमती सामान भी। मैं सोच-सोच कर पागल हो रही थी। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मेरी सास घर आएगी तो मैं उसके सामने वो सब कुछ बोल दूँगी जो मेरे दिल में है। वहाँ पर तो मैंने उस अनजान शख्स के डर से कुछ नहीं कहा था, लेकिन घर में तो मैं बोल सकती थी। जैसे ही मेरी सास वापस आई तो मुझे जागता देखकर थोड़ी चौंक सी गई थी और पूछा कि तुम अभी तक सोई नहीं? मैं भी गुस्से में आ गई और कहा कि जिस औरत की सास इतनी बदकिरदार हो सकती है, उसको भला नींद कैसी आएगी? मेरी बात सुनकर तो मेरी सास हैरान होकर मुझे देखने लगी, तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से ना देखें। मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है कि आप खाना देने कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं और आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है। मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुँह पर मारते हुए कहा, ये सब मैं बिना वजह नहीं कह रही हूँ। ये है जिसमें बताया गया है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं और अब मैं वो देख कर आई हूँ कि आप किसका पाप लिए फिर रही हैं। सास ने वो रिपोर्ट उठाई और उन्हें पढ़ने लगी और मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट गलत है तो मैं यकीन भी कर लेती, लेकिन वो शख्स कौन है जिससे सारी रात बैठकर आप बातें करती हैं? अपने पति के लिए पुण्य के काम का नाम लेकर किसी और शख्स के पास रहते हुए आपको शर्म नहीं आती? शख्स कौन है वो शख्स जिसके साथ आप हँसकर बातें कर रही थी? आपको अंदाज़ा भी है कि आपने मेरे पति की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। क्या मुँह दिखाएँगे मेरे पति सारी दुनिया को कि उसकी बूढ़ी माँ, जिसने अभी-अभी बुढ़ापे की दहलीज़ पर कदम ही रखा है, वो गर्भवती हो गई है? अगर मेरे ससुर ज़िंदा होते तो फिर भी ज़माना कुछ न कहता, थोड़ी बहुत बात होती और फिर सब चुप हो जाते कि चलो एक स्वीकारने लायक बात है, कोई अनुचित बात तो नहीं है, ये कहकर लोग उसे स्वीकार कर लेते। लेकिन अगर दुनिया मेरे पति से उससे जुड़ी सवाल करेगी तो वो ज़माने में किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोगों की बहन या भाई बेटी इस तरह के काम करती हैं और उनके शर्म से झुक जाते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि एक जवान लड़की की माँ ने इस तरह का काम किया है। मेरे पति तो बदनामी के डर से अपनी जान ही ले लेंगे। मैंने अपने दिल का सारा भड़ास सास के सामने निकाल दिया तो उन्होंने कहा कि तुम गलत समझ रही हो, वो शख्स तो मेरा भाई है। उसे किसी ने गलत डकैती केस में फंसाया था, जिसकी वजह से वो पुलिस से छुप कर इस घर में बैठा हुआ है और मैं उसे खाना देने जाती हूँ। मैंने मजबूरी में तुमसे झूठ बोला था कि तुम क्या सोचोगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, इसीलिए मैंने पुण्य का काम वाली बात की थी। मेरी सास झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैंने कहा कि आप इतना झूठ मत बोलो, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और वो आदमी आपका भाई नहीं है। वक्त आने पर ज़माने के सामने हर कोई भाई बहन बन जाता है। अपने इतने बड़े भाई को कोई भी औरत अपने हाथ से निवाले बनाकर नहीं खिलाती। इस तरह की हरकतें औरत अपने आशिक के साथ करती है और वो भाई आपका भाई नहीं है, ये बात मुझे मालूम है। इतनी कम अक्ल की मैं नहीं हूँ कि मैं समझ न सकूँगी कि दो लोगों के बीच में कैसे रिश्ता हो सकता है। हाँ ठीक है, वो आदमी पुलिस से छुप रहा होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन वो आपका भाई नहीं है, वो आपका आशिक है। मैं अपनी धुन में न जाने क्या-क्या बोली जा रही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी और इस फ़ोन
को सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया और मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा और मेरे हाथ से मोबाइल छूट कर रह गया। मेरी सास ने हैरत से मुझे देखा और कहा कि किसका फ़ोन है, क्या हो गया, मेरा बेटा तो ठीक है ना? बताओ तुम इतनी हैरान क्यों हो गई हो? फ़ोन सुनने के बाद बताओ मुझे किसका फ़ोन था? मैंने सास से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में आ गई और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और फूट-फूट कर रोने लगी। मेरी सास दरवाज़ा बजा रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि किसका फ़ोन है और मैं क्यों रो रही हूँ। यकीनन वो परेशान थी, लेकिन मैं अपनी सास को क्या बताती कि फ़ोन उस लैब से आया था जहाँ पर मैंने अपनी सास के टेस्ट करवाए थे और लैब वाला शख्स मुझसे कह रहा था कि नाम एक होने की वजह से टेस्ट में गलती हो गई है। आपकी सास की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई है और किसी और की रिपोर्ट आपकी सास के पास आ गई है। जो रिपोर्ट आपके पास आई है वो एक नए शादीशुदा जोड़े की है जो आपकी सास के नाम की है और वो गर्भवती भी है। और आपकी सास की रिपोर्ट मेरे पास है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सास को फेफड़ों का कैंसर है। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि मैं जो इतनी देर से उनके किरदार पर उँगली उठा रही थी, उनके पास तो ज़िंदगी की वक़्त ही कम बची थी। मैं किस मुँह से अपनी सास से माफ़ी माँगती? आखिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी सास के गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी और उनको सारी हकीकत बता दी। उस दिन के बाद मेरी सास बहुत बीमार हो गई थी और उनकी आँखों में हर वक़्त मेरे लिए शिकायत रहता था। वो शख्स वाक़ई मेरी सास का भाई था जो पुलिस से छुप रहा था। एक छोटी-सी गलतफ़हमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मेरी सास कुछ महीनों बाद इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई थी क्योंकि उन्हें कैंसर था। लेकिन मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी कि मैंने उनको इतना कुछ कहा था। मुझे उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और लैब वालों से कहना चाहिए था कि आपकी रिपोर्ट में ज़रूर कोई गलती है। लेकिन बजाय इसके मैं ये सब कुछ करती। मैंने आँखें बंद करके हर चीज़ पर भरोसा कर लिया। काश कि मैं एक पल को सोचती कि रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। मुझे ये बात सोचनी चाहिए थी, आगे जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और मेरे दिल में हमेशा इस बात का बोझ रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल कहानी वो अनकही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।